GNN के संग में हमारे आज के मेहमान हैं मारूफ कालम निगार और तजियाकार तौफीक भट्ट। मुलाकात के लिए लाहौर में वाक़े उनके घर पहुंचे तो उन्होंने हमारा पुरतपाक इस्तकबाल किया। तौफीक भट्ट अपने दिन का आगाज़ वालिदा की कब्र पर हाज़री से करते हैं। तौफीक भट्ट के साथ सियासी और ज़ाती हवाले से गुफ्तगू हुई। आप सहाफ़ी भी हैं, उस्ताद भी हैं, शायर भी हैं, अदीब भी हैं, कालम निगार भी हैं, तजिया निगार भी हैं। तो आज तक हमने पाकिस्तान में कोई इतना अमीर लिखारी और उस्ताद नहीं देखा जितने दौलतमंद आप हैं। मेरे नज़दीक तो सबसे बड़ी दौलत जो है वो मोहब्बत की है, और मेरी दौलत का लोग अंदाज़ा लगाते हैं मेरी ट्रैवलिंग से बहुत ज़्यादा, और फिर जो अल्लाह की रहमत की सूरत में हमारे पास जो एक मेज़बानी हम लोगों की करते हैं, और घर में हमारे बहुत मेहमान आते हैं, तो कोशिश करते हैं कि उनको बहुत आला इक़साम के खाने जो हैं वो खिलाएं और उनकी खिदमत में कोई कसर ना छोड़ें। तो ये इस तरह की चीज़ें हैं। कोई मेरा जो बेटा है रहील भट्ट, उसको गाड़ियों का थोड़ा बड़ा शौक़ है, तो वो चाहता है कि मेरे वाले साहब जो हैं वो बहुत अच्छी गाड़ी रखें। तो पता नहीं 2-3 गाड़ियाँ, मुझे तो नाम भी नहीं आते, उसने मुझे कहा हुआ है कि वो आपने यहाँ जाना है तो यहाँ पे सफ़र करना है, इस गाड़ी में यहाँ जाना है तो इस गाड़ी में सफ़र करना है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये उसका बेटे का अपने बाप के लिए मोहब्बत का एक अंदाज़ है। तो उसकी तो इन चीज़ों से लोग अगर अंदाज़ा लगा लेते हैं कि मैं कोई बहुत दौलतमंद इंसान हूँ, तो मैं इससे बिल्कुल इनकार इसलिए नहीं कर सकता कि बिल्कुल मुझे अल्लाह पाक ने रिज़्क़ हलाल कमाई के बहुत वाफर ज़राए जो हैं वो दिए हुए हैं, और अल्लाह ने कभी भी ज़िंदगी में कभी किसी भी हवाले से कोई कमी नहीं रखी। उस्ताद, सहाफ़ी या अदीब में से अपना कौन सा रुख ज़्यादा आपको? अव्वल आखिर उस्ताद। मुझे इस प्रोफेशन से इश्क है और पढ़ाया है, और दुनिया में बेशुमार मेरे स्टूडेंट्स हैं, बहुत प्यार करते हैं, बहुत इज़्ज़त करते हैं, और कोशिश की है बहैसियत एक उस्ताद के अपनी ज़िम्मेदारियाँ हैं उनमें कोई डंडी ना मारूं। आप बहुत ज़्यादा ज़िंदा दिल इंसान हैं, हर वक्त हंसते मुस्कुराते रहते हैं, खुश शक्ल भी हैं, खुश खुराक भी हैं, खुश मिजाज भी हैं। तो मायूसी के इस दौर में आप किस तरह इतना खुश रह लेते हैं? मैं समझता हूँ कि अल्लाह पाक का बहुत करम है। कुछ ज़रूर ऐसे होते हैं अपना भाई साहब कि कुछ लम्हे ऐसे आते हैं, ख़ुसूसन जब मैं लोगों की मिज़रीज़ देखता हूँ, लोगों को तकलीफ़ में देखता हूँ, असियत में देखता हूँ, और मैं देखता हूँ कि यहाँ पे हमारा कोई निज़ाम अदल नहीं है, और यहाँ पे भूख नंग है, और लोग अपनी बीमारियों का इलाज नहीं करवा सकते, बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है। तो ये चीज़ें बड़ी तकलीफ़ देती हैं, और अल्लाह से अकेले में बड़ी इल्तिजा भी करते हैं, दुआएं भी मांगते हैं कि लोगों के लिए अल्लाह पाक आसानियाँ पैदा करे। लेकिन कोशिश करते हैं कि अपनी जो ऐसी तकलीफ़ें हैं उनका इज़हार बाहर कम से, और जो अल्लाह पाक ने इसके मुकाबले में नेमतें और सहूलतें दी हुई हैं, बख्शी हुई हैं, एक अच्छी औलाद की सूरत में, एक फर्माबरदार औलाद की सूरत में, और फिर अल्लाह ने आगे उन्हें बच्चे दिए, वो भी एक बहुत इत्मीनान और ख़ुशी का बाइस हैं। जब मैं अपने नवासे को देखता हूँ, जब मैं अपनी पोती को देखता हूँ, और मैं देखते ही रहता हूँ, और मुझे फिर वो लम्हात मेरे लिए बड़े, तो उनके जो असरात हैं वो मेरे साथ साथ चलते हैं, और मैं लोगों को तकलीफ़ में हूँ भी किसी वजह से, तो मैं फ़नकारी कर लेता हूँ।
मैं लोगों को ये एहसास नहीं होने देता कि मैं किसी मुश्किल में हूँ, किसी तकलीफ़ में हूँ, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह का हमारी मुआशरे का चलन है, जिन लोगों का मिजाज है, यहाँ पे लोग दूसरों की खुशी पे खुश नहीं होते हैं जितना लोगों की तकलीफ़ को देख के या उनको दुखी देख के खुश होते हैं। आपके पास कौन सी ऐसी गिदड़सिंगी है कि आपके पास हर वक्त सियासतदानों का, ब्यूरोक्रेट्स का, फ़नकार का, कारोबारी अफराद का, शायरों का जमघटा लगा रहता है, रौनक लगी रहती है आपके पास? मेरे पास कोई गिदड़सिंगी नहीं है और मेरे में सच्ची बात है कि कोई ऐसी, कम से कम मुझे तो अपने आप में कोई ऐसी खूबी नज़र नहीं आती कि जिससे मैं ये समझूं कि अल्लाह पाक की ये अव्वल व आखिर रहमत है। मैं इसको ये समझूं कि अगर ये मेरी कोई अहलियत है या मेरी कोई किसी खूबी की वजह से है, तो वो तो मैं अगर तलाश करूं, मुझे तो अपनी कोई खूबी नज़र नहीं आती। मुझे यूँ लगता है कि मेरी ये कोशिश रही ज़िंदगी में कि वालिदैन की जो बात है, कोई भी बात, चाहे वो मेरे लिए कोई मुश्किल बात ही क्यों ना हो, कि मैं उसको रद्द ना करूं। तो माँ बहुत प्यार करती थी, वो दुआ देती थी कि मेरा पुत्र मिट्टी चुके सोना हुए। ये अक्सर मेरी वालदा मुझे दुआ देती थी और वालिद साहब जो हैं वो भी बहुत दुआएं देते थे। तो मुझे ये लगता है, और फिर अल्लाह मुझे एक वसीला बनाता है जिन लोगों के लिए कई रोज़ दुआएं जो हैं वो, मैं समझता हूँ कि ये सिर्फ़ लोगों की, मोहब्बत करने वालों की, प्यार करने वालों की या मुस्तहिक लोगों की दुआएं हैं, और जिसके नतीजे में अव्वल व आखिर अल्लाह पाक की रहमत है, कोई गिदड़सिंगी नहीं। आपने, दिलदार भट्टी साहब ने, नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब ने और ख़ान साहब ने पाकिस्तान से बाहर भी बहुत ट्रैवल किया, तो उस दौर की कुछ यादें शेयर करें, मुख्तलिफ वाक़यात। बड़े वाक़यात हैं। अमजद इस्लाम अमजद, अताउल हक कासमी साहब, दिलदार भट्टी साहब, हसन रिजवी, मुज़फ़्फ़र वारसी साहब, बड़ा मतलब वो एक बड़ा मज़ेदार सा वाक़या है। हसन रिजवी मरहूम और मुज़फ़्फ़र वारसी साहब, नॉर्वे में हम गए तो मुज़फ़्फ़र वारसी साहब, हसन रिजवी चूँकि जंग के अदबी एडिशन के इंचार्ज थे, तो उनको इस वजह से कि इन्होंने चूँकि रिपोर्ट छापनी है पूरी, तो उन्हें पैसे ज़रा ज़्यादा उन्होंने कहा। तो मुज़फ़्फ़र वारसी साहब को पता चल गया कि हसन रिजवी को ज़्यादा बड़ा लिफाफा दे रहे हैं मुआवजे के तौर पे शायरी का, और मुझे कम पैसे दे रहे हैं। मैं हसन रिजवी से बहुत बड़ा शायर हूँ, और इसमें कोई शक भी नहीं था कि मुज़फ़्फ़र वारसी साहब तो बहुत ही बड़े शायर थे, ख़ास तौर पे नातिया शायरी के हवाले से तो उनका दुनिया में एक मकाम था। तो उन्होंने कहा मेज़बानों से कि मुझे भी उतने पैसे दें जितने आपने हसन रिजवी को दिए हैं। मुझे सिर्फ इसलिए नहीं दे रहे कि मैं किसी अदबी अखबार के अदबी एडिशन का इंचार्ज नहीं हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं जी नहीं, हमने ये तय किया हुआ है कि हसन रिजवी साहब को इतने पैसे देंगे आप। तो मुनीर न्याज़ी, वो जो थे मुज़फ़्फ़र वारसी साहब, वो थोड़े से नाराज़ हो गए। अच्छा, अब ये हुआ कि जब मुशायरा शुरू हुआ तो उन्होंने कहा मुज़फ़्फ़र वारसी साहब को कि आप अपना कलाम जो है वो तरन्नुम के साथ सुनाएं। तो उन्होंने कहा तरन्नुम के साथ फिर सुनाऊंगा, मुझे पैसे उतने थे जितने हसन रिजवी को आपने पैसे दिए। उन्होंने कहा वैसे मैं तरन्नुम के साथ नहीं सुनाऊंगा। तो फिर उन्होंने नहीं सुनाया तरन्नुम के साथ, और तरन्नुम का एक अपना मज़ा होता है। तो ये एक वाक़या मुझे याद है। दिलदार भट्टी साहब के साथ आपका बड़ा क्लोज रिलेशन रहा, बल्कि आप तो उनके आखिरी सफ़र में भी उनके साथ थे। तो उनकी कुछ बातें तो ज़रा नौजवान नस्ल को बताएं कि कितना बड़ा आदमी था, कितना उनका अच्छा ज़ौक़ था और कितनी बर्जस्तगी थी उनके जुमलों में। बहुत ही कमाल के, मतलब ऐसे ऐसे वाक़यात हैं उनके, और वो इंसान दोस्त थे बहुत बड़े। मैंने अपनी ज़िंदगी में इतना लोगों का खैर ख्वाह मैंने नहीं देखा। वो अपना घर नहीं बना सका, वो इसलिए कि लोगों की बहुत मदद करते थे। वो कहते थे कि यार मैं जब अपने लिए पैसे जोड़ता हूँ मुझे पैसे आने बंद हो जाते हैं, जब मैं पैसे तकसीम करता रहता हूँ, लोगों में बांटता रहता हूँ, मुझे पैसे आते रहते हैं। तो उनके कई वाक़यात हैं, मेरी तो पूरी एक किताब है उस पर, दिलदारियाँ, वो मैं आपको पेश भी करूँगा, तो आप देखिएगा। बड़े आदमी थे, और ऐसे ऐसे मज़ाहिया जुमले, ऐसी ऐसी खूबसूरत बातें। मतलब एक बार वो किसी ज़माने में मेरे पास एक पुरानी गाड़ी होती थी, बहुत फटीचर सी गाड़ी ना बिल्कुल,
तो मैंने देखा कि दिलदार भट्टी साहब जो हैं वो FC कॉलेज से पैदल ही जा रहे हैं, तो मैंने उनके पास अपनी गाड़ी रोकी, बहुत पुराने मॉडल की गाड़ी। तो मैंने कहा भाईजान अज पैदल ही? कहते हाँ यार, मेरे ड्राइवर दियाँ वालदा दी अखां दा ऑपरेशन सी, मैं अपनी गड्डी उन्होंने देती कि बई तू मां नू हॉस्पिटल ले जाना होएगा तो मैं इबादत कलोनी रहना तो इत्थों FC कॉलेज तो निकलांगे, पैदल चले जावांगे। तो मैं कहा भाईजान आओ ना मेरी गड्डी च बैठो, जिथे कहते हो मैं तुहानू छड्ड देना। तो उन्होंने गाड़ी को गौर से देखा और कहते नहीं, मैंने ज़रा जल्दी है। तो इस तरह के कई वाक़या, बहुत ही ज़बरदस्त इंसान थे। तौफीक भट्ट ने फेरोजपुर रोड लाहौर पर अपने तालीमी इदारे और अपने ऑफिस का विजिट भी करवाया। पर साहब, आप अगर सहाफ़ी ना होते, उस्ताद ना होते तो क्या होते? नहीं, मैंने होना ही उस्ताद था। मैंने जो अल्लाह से मांगा था, मुझे यकीन था कि मुझे अल्लाह मिल जाए, मुझे वो अल्लाह पाक मुझे दे। इतने अच्छे बाज टीचर थे हमारे कि उनको देख के, आइडियल टीचर, उनको देख के ये एहसास हुआ कि यार अगर हमने एक अच्छा इंसान बनना है तो टीचर बनना चाहिए। आप जिस तरह पूरी दुनिया में ट्रैवल करते हैं, बल्कि कई बार तो ऐसे लगता है कि आप पाकिस्तान मुख्तसर दौरे पर आते हैं, तो आपके जो स्टूडेंट्स हैं उन दिनों में वो सफ़र नहीं करते, उनको फिर कैसे पढ़ाते हैं? नहीं, वो ये होता है कि मैं अमूमी तौर पे मेरा जो सफ़र तवील होता है, जो 2 से 3 महीने का होता है, वो होता है गर्मियों की छुट्टियों में, जब समर वेकेशंस होती हैं और वो क्लासेस नहीं होती उस वक्त। और अगर कभी मैं उसके अलावा बाहर जाऊं तो मैं ये करता हूं कि मेरे जो कॉलीग्स हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर मैं 1 महीने के लिए बाहर गया हूं और मेरा एक कॉलीग है, उसने वो मेरी क्लासेस पढ़ाई हैं, तो वो मेरी जो तनख्वाह है वो मेरे कॉलीग की होगी, वो मेरी नहीं, मेरा उस पर हक़ नहीं है। तो वो मैं उसको कहता हूँ कि ये आपके अकाउंट में जाएगी तनख्वाह। तो बस इस तरह से गुजारा हो जाता है। बट साहब, आपने जिस तरह तकरीबन आधी दुनिया फिर ली है और पाकिस्तान को भी आपने एक्सप्लोर किया है, तो हम ये जो हमारा तासुर है कि पाकिस्तान बहुत खूबसूरत मुल्क है, हमारे जो नॉर्दर्न एरियाज़ हैं ये इतने शानदार हैं, बहुत खूबसूरत हैं, और ये स्विट्ज़रलैंड से भी ज़्यादा खूबसूरत हैं। फिर हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में हम ये कहते हैं कि ये हमारा जो हॉस्पिटल है ये एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, ये हमारी जो हफीज़ सेंटर की मार्केट है ये एशिया की सबसे बड़ी मोबाइलों की मार्केट है। तो ये जो हमारे इस तरह के जो दावे होते हैं, आप जब दुनिया में जाके मुख्तलिफ मुल्क फिरते हैं तो ये दावे आपको किस हद तक सच्चे मालूम होते हैं? अब बिल्कुल सच्चे हैं जी। हमें तो, मैं अब जब बाहर जाता हूँ तो अपने पाकिस्तान में आपसे बात हो रही है, आप यकीन करें कि मैं दुनिया के कुछ ऐसे मुल्कों में गया, उनका सिस्टम देख के और उनके रवैये देख के लोगों के, और उनके और तरक्की के जो मुख्तलिफ उनकी चीज़ें हैं वो देख के, तो मुझे ऐसे लगता है कि जैसे मैं पाकिस्तान में फ़ौत हो गया था, अल्लाह ने मुझे बख्श दिया और अब मैं जन्नत में हूँ। बट साहब, आप चूँकि उस्ताद भी हैं, शोबा तालीम से बड़े अरसे से वाबस्ता हैं, और फिर उसके अलावा आपने दुनिया भी फिर ली है, वहाँ पे भी आपने मुख्तलिफ जो निज़ाम है उनको स्टडी किया बड़ा बगौर। तो पाकिस्तान का जो निज़ाम तालीम है, क्या ये हमें तरक्की की तरफ ले जाने में मुआवन साबित हो रहा है? ये जो हम कहते हैं कि जी ये जितनी ख़राबियाँ इस मुल्क में हैं वो तालीम की कमी की वजह से, मेरा ये ईमान है इस मुल्क में जितनी तबाही है, जितनी ख़राबियाँ हैं, वो तालीम की ज़्यादती की वजह से। इस तालीम को बुनियादी तौर पे इसको ख़त्म होना चाहिए सिरे से। ये जो आपका निज़ाम है, एक स्कूल में कुछ और पढ़ाया जाता है, दूसरे स्कूल में कुछ और, एक कॉलेज में कुछ और सिलेबस है, दूसरे में सिलेबस कुछ और है, एक यूनिवर्सिटी कुछ और पढ़ा रही है, एचिसन में कुछ और पढ़ाया जा रहा है, सरकारी स्कूलों में कुछ और। तो ये आप तबकात पैदा कर रहे हैं, ये आप गिरोह पैदा कर रहे हैं, ये आप शिया सुन्नी बना रहे हैं लोगों को, किसी
को सिंधी बना रहे हैं, किसी को बलोची बना रहे हैं, सूबायत इससे जो है, और बाकी एक तबकाती निज़ाम जो है वो इससे ले रहा है। अगर आपने कौम बनाना है ना किसी, अगर आपने वाकई पाकिस्तानियों को एक कौम बनाना है, एक हजूम से कौम में बदलना है आपने पाकिस्तानियों को, तो आपको एक सिलेबस देना पड़ेगा। आपको जो दीनी मदारस हैं उनमें भी एक सिलेबस हो। तो ये जो तालीमी निज़ाम है इसको ढहा के पूरी तरह, अब ये प्लस्तर लगाने से, चेपियाँ लगाने से ये चीज़ हम ठीक नहीं होंगे। बट साहब, आप आधी से ज़्यादा दुनिया तकरीबन घूम चुके हैं और कई मुल्क तो ऐसे हैं जहाँ बार बार जा चुके हैं। ऐसे तो आपने मुख्तलिफ ममालिक की तहज़ीबों का, कल्चर का आपने बड़ा क्लोजली मुशाहिदा किया जी। किस तहज़ीब और कल्चर ने आपको सबसे ज़्यादा मुतासर किया? अव्वल आखिर जापान में अर्ज़ करूँ आपको कि 59 मुल्कों में मैं गया हूँ, और अगर सही मानों में मैं पूरी ईमानदारी से आपको बताऊं, बिला मुबालगा, तो मैंने 2 कौमें, नंबर 1 जापान और उसके बाद जर्मन, कि वो अपने मामलात में कितने सीधे हैं, और उन्हें देख के बहैसियत एक कौम और उनके अखलाकी रवैये देख के, उनकी दयानतदारी देख के, उनके मामलात देख के इतनी शर्मिंदगी होती है कि मैं आपको बता नहीं सकता कि हम कहाँ पे खड़े हैं और ये लोग कहाँ खड़े और तरक्की के किस मकाम पे खड़े हैं। बट साहब, जब आप मुख्तलिफ ममालिक का विज़िट करते हैं तो जो पाकिस्तानी पासपोर्ट है, इसकी वजह से कभी आपकी इज़्ज़त बढ़ी हो या कभी इसकी वजह से आपको कहीं पर कोई मुश्किलात का सामना करना पड़ा? आपने बड़ा एक तकलीफ़ दे चुभता हुआ मगर बड़ा दिलचस्प सवाल पूछा है। पासपोर्ट की वजह से पाकिस्तान में मेरी कोई इज़्ज़त नहीं है, बाहर क्यों नहीं है? बट साहब, ये जो सैर व सियाहत का शौक़ होता है, ये तो बड़ा महंगा शौक़ होता है। तो क्या आपके ये जो दोनों प्रोफेशंस हैं, ये आपके उस शौक़ को अफोर्ड कर लेते हैं? बहुत कम ऐसा हुआ होगा कि जब मैं बाहर गया हूँ तो मैंने अपने पैसों से उसका टिकट, या बाकी मेरे बेशुमार दुनिया में स्टूडेंट्स हैं और वो मेरे पे निछावर होते हैं, वो जान निछावर करते हैं, मेरे अजीज़ हैं। मतलब हर साल हम अगर कनाडा और अमेरिका जाते हैं तो मेरे इन लास्ट जो हैं वो सारी हमारी बिज़नेस क्लास की टिकटें सारी जो हैं वो अरेंज करते हैं। मैं अगर यूरोप जाता हूँ तो वहाँ पे मेरा एक स्टूडेंट है एफसी कॉलेज का, अली सुहेल विरक, वो मेरा सारा जो है वो अरेंज करता है। मैं यूके जाता हूँ तो सारा मेरा जो वहाँ पे अखराजात हैं, टिकटें और रहना, अहमद दस्तगीर है मेरा बहुत प्यारा अजीज़ छोटा भाई, वो करते। और दुनिया में लोग मुझे बुलाते हैं, पाकिस्तानी बुलाते हैं, ऑस्ट्रेलिया में जितने भी, तो वो सब प्यार से बुलाते हैं, टिकटें भेज देते हैं। मेरा तो कुछ ख़र्चा होता ही नहीं। और आप यकीन करें कि मैं अगर एक अटैची केस लेके गया हूँ, एक बक्सा लेके गया हूँ, तो उसके जब मैं वापस आता हूँ तो मेरा इतना सामान हो गया होता है कि मैं लोगों को कहता हूँ कि यार जब आप पाकिस्तान आए ये आप लेके आना। साबिक गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर से मुलाकात के लिए उनके दफ्तर गए। कितनी पुरानी रफ़ाकत है आपकी और तौफीक भट्ट साहब की? जी, तौफीक भट्ट को मैं बहुत पुराना जानता हूँ, लेकिन हमारा जो ज़्यादा ताल्लुक़ बना वो गवर्नर बनने के बाद। हमारी आपस में बहुत ज़्यादा इनकी गाइडेंस हम लेते थे, और इसलिए भी कि इनकी तहरीक इंसाफ के लिए बड़ी जद्दोजहद थी इस मूवमेंट के लिए। और फिर वैसे भी अखलाक वाले
इंसान हैं, लोगों से मोहब्बत करते हैं, कालम बड़े अच्छे लिखते हैं, अदीब हैं। तो हमेशा इनके कालम जो है पढ़ के मज़ा आता है। और फिर ये जो है फिर ये दोस्त या दुश्मन जो इनके लाइन में आ जाता है फिर सबसे बराबरी का सलूक करते हैं। भट्ट साहब एक बड़े सच्चे और खरे सहाफ़ी हैं। ये जब इन्होंने कोई तजज़िया करना है, जब कॉलम लिखना है, तो फिर ये नहीं देखते कि इसकी ज़द में मेरा दोस्त आएगा या दुश्मन आएगा। तो जब इन्होंने उस तरह लिखना है तो फिर इनके कॉलमों से आपको भी कभी कोई तकलीफ़ पहुंची, आपकी पार्टी को कभी कोई तकलीफ़ पहुंची? पार्टी का तो मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे कभी तकलीफ़ नहीं पहुंची। अगर कोई मैं इसमें यहाँ पे थोड़ा सा मैं जो हिसाब से माजरत के साथ अर्ज़ करना चाहूँगा, मैंने बिल्कुल जहाँ पे महसूस किया कि ये मामला दुरुस्त नहीं है, मैंने बिल्कुल लिखा। लेकिन ये बहुत बड़े दिल के आदमी हैं, ये बहुत फ़राख दिल है, और ये तनकीद सुन के जो है वो उसको तनकीद करने वाले को अपना ज़ाती दुश्मन नहीं बना लेते। इंसान हैं, हम सबसे गलतियाँ होती हैं, तो इसलिए मैं इस बारे में कमेंट नहीं करूँगा। लेकिन आप तो इस हद तक चले गए थे कि मैं गवर्नरशिप छोड़ दूंगा। बस मेरा ख्याल है कि इसको चौधरी साहब मौका नहीं, ये वस्फ है कि ये जाते हैं उस हद तक अपने लोगों के लिए, इसलिए तो लोग इनसे अन्नेवाह प्यार करते हैं, टूट के प्यार करते हैं। मैं किसके लिए नहीं गया? ये सही जब बेनज़ीर भुट्टो एग्ज़ाइल में थी तो पूरी दुनिया में उनको सपोर्ट किया, पूरी दुनिया वाकिफ़ है। फिर मियाँ नवाज़ शबाज़ मुश्किल में थे, उनको भरपूर तरीके से सपोर्ट किया। तो मैं तो जब अपने जियो के हमारे शकील रहमान साहब मुश्किल में थे, उनको सपोर्ट किया। तो मैं तो हमेशा मुश्किल वक़्त में साथ देता हूँ। ताहिरुल कादरी साहब को भी तो आपने सपोर्ट किया था। ताहिरुल कादरी साहब जी मेरे दोस्त हैं, इज़्ज़त करते हैं और मैं उनका एहतराम करता हूँ। और सच बात यह है कि मैं दुनिया में कहीं भी जाता हूँ तो एक मुझे बड़ी हमेशा खुशी होती है कि ये अल्लाह का शुक्र है कि पीटीआई के लोग हों, ताहिरुल कादरी साहब के लोग हों, जमात इस्लामी के लोग हों, पीपल्स पार्टी के लोग हों, नून के लोग हों, सब मुझसे मिलने भी आते हैं, फंक्शन भी अटेंड करते हैं। तो जब हम इक़्तिदार में थे और नून अपोजिशन में थी तो उस वक़्त थोड़ा सा नून के लोग मोहताज थे, लेकिन वो रात को आके मिल जाते थे। ताहिरुल कादरी साहब को आपने ऐसा कोई समझाया बुझाया कि उसके बाद वो पाकिस्तान ही नहीं आए? आपने उनके कान में क्या फूंक मारी थी जाके? नहीं, मैंने तो सिर्फ ये था कि सिचुएशन ख़राब हो रही थी और ताहिरुल कादरी साहब जहाज़ से बाहर नहीं आ रहे थे। तो मैंने फिर उनकी मेहरबानी है, मैं वहाँ पर गया, उनको रिक्वेस्ट की, उन्होंने मेरी रिक्वेस्ट जो है वो मान ली, लेकिन बाहर भेजने में मेरा कोई रोल नहीं है। चौधरी सरवर ने अपने दफ्तर में ही दोपहर के खाने का एहतमाम किया। राइल, आप तो बेटे हैं भट्ट साहब के। भट्ट साहब बड़े सख्त किस्म के बाप हैं या दोस्त हैं या आपको इनसे डर लगता है? कभी ऐसा फील ही नहीं करवाया उन्होंने कि वो मेरे फादर हैं। हमेशा मेरा और उनका जो है वो दोस्ती वाला रिलेशन रहा है, दोस्ती और अदब वाला। ठीक है, जो हमारा बातें करने का तरीका है वो दोस्त वाला है और रिस्पेक्ट में उनके साथ जो मेरा रिलेशन है वो फादर वाला है।
तो कभी ऐसा फील नहीं हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं हर तरह की बात उनसे शेयर कर लेता हूँ। रहनुमाई की जब ज़रूरत पड़ती है जी, तो बड़े प्यार से समझा देते हैं या डांटते हैं? उसके स्टेजेस हैं। वो पहले शुरू वाला स्टेज थोड़ा डांट का होता है, उसके बाद डांट से फिर प्यार, और फिर उसके बाद समझाते हैं। आप माशाल्लाह अपना बिजनेस करते हैं, जी, उसमें उतार चढ़ाव भी आते होंगे, बिल्कुल। कभी लॉस हुआ हो तो उस वक्त भट्ट साहब का रिएक्शन कैसा होता है? लॉस बहुत दफ़ा हुआ है, बिजनेस के इसका हिस्सा है बिजनेस का, तो लॉस कभी उनको बताया ही नहीं। अच्छा। प्रॉपर्टी हमेशा बताया है ताकि कभी कोई बात ही ना सुननी पड़े। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। अब जब शुरू में काम स्टार्ट किया था तब लॉस होते थे, ज़रा काम की इतनी समझ भी नहीं थी। आहिस्ता आहिस्ता काम की समझ आ गई, फिर ज़रा अब लॉस से खुद भी परहेज़ करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि भट्ट साहब आपसे फिर हिसाब नहीं लेते, आपको खुले ही पैसे दे देते हैं? बिल्कुल ऐसे ही है। मुझे उन्होंने खुला पैसा दिया है, जितना मैंने उनसे जब भी मांगे हैं, जितने मांगे हैं उन्होंने दिए हैं, और कभी उसका ये पूछा भी नहीं कि किधर खर्च कर दिया और किधर नहीं किया। इतने बड़े बाप का बेटा होना जी, ये मुश्किल है हमारी ज़िंदगी में, इसकी वजह से हमें आगे बढ़ने में कोई रुकावट होती है, कोई तवक्कुआत लोगों की ज़्यादा बढ़ जाती हैं, ये कोई ज़िम्मेदारी है या फ़ख्र की बात है? फ़ख्र की बात भी है, आसानी नहीं, मुश्किलात ही भरती हैं। तो मैं इतना फेसबुक और सोशल मीडिया एक्टिव नहीं हूँ, तो पापा हैं, तो वो मेरे दोस्त, इनकी प्रोफाइल पे देख के कोई बंदा उनको नज़र आ जाए ना कि हमारे काम वाला है, वो मेरे पीछे पड़ जाते हैं कि हमारा काम करवा दो। तो मैंने तो उनको कहता हूँ कि मुझे कहने की ज़रूरत ही नहीं है उनको, डायरेक्ट को वो अननोन बंदों के काम कर देते हैं, तुम तो फिर मेरे दोस्त हो। आपका तो राहील अकलौता बेटा है, तो कहते हैं ये जो अकलौता बेटा होता है ये भी बाप ही होता है, इसके भी अपने डिमांड्स होती हैं, इसके नखरे होते हैं। तो आप क्या समझते हैं कि ये आपको उस तरह ब्लैकमेल भी करता है, उस तरह आपको या सपोर्ट करता है? ये आपकी बात ठीक है कि इकलौता बेटा जो है वो बेटा नहीं होता, बाप की तरह होता है। लेकिन मैं इस हवाले से बहुत खुशकिस्मत हूँ और मुझे इस बात पर बड़ी आजिज़ी है कि ये मेरे बच्चे, इन्होंने कभी भी, बेटी भी और ये भी, कभी भी इन्होंने मुझे कोई शिकायत का मौका नहीं दिया। इनको पता है कि माँ जो है वो बहुत सेंसिटिव है, छोटी सी बात होगी तो इसको माइग्रेन शुरू हो जाएगी और फिर ये वो। तो वालिद साहब जो हैं वो भी पता है कि बहुत टेंशन लेते हैं, और तुम तो गैरों की इतनी टेंशन ले लेते हैं, तो फिर अपने घर के मामले हो तो फिर, तो इन्होंने कभी इसका वो नहीं आने दिया। ये मैं समझता हूँ कि बहुत ही अल्लाह पाक की मेरे पे रहमत है। भट्ट साहब जितने मसरूफ़ होते हैं, यहाँ लाहौर में रह के भी ये घर को उतना टाइम तो नहीं दे पाते होंगे, और फिर पाकिस्तान से बाहर भी रहते हैं, तो क्या आपको किस तरह की शिकायत होती है कि घर को और बच्चों को वो टाइम नहीं देते? शिकायत की तो एक फहरिस्त है। अच्छा। लेकिन ये है कि माशाल्लाह बच्चे बड़े हो गए हैं। जब पहले ज़्यादा फील होता था, लेकिन अब बच्चों की जिम्मेदारियाँ और वो घर के साथ फिर यूज़ टू हो गई हूँ। अब वो बाहर भी जाते हैं तो बस वो एक रूटीन मैटर हो गया हमारा। और आपके घर में माशाल्लाह जितने ज़्यादा मेहमान होते हैं, जी माशाल्लाह, तो आप कोई स्टेज ऐसी आती होगी कि आप तंग आ जाती होंगी कि हर वक्त आज फिर को 50 मेहमान आ रहे हैं, आज फिर 20 आ रहे हैं, अभी नाश्ता चलना है, अभी वो नहीं ख़त्म हुआ तो अभी अगले खाने की तैयारी हो रही है? नहीं, मुझे खुद वैसे पसंद है मेहमानों को बुलाना और खिलाना। तो ऐसा है कि अगर तौफीक पहले से अगर हो प्लान्ड तो वो तो इजी होता है, लेकिन अगर अचानक से कोई आ जाए फिर थोड़ा अब मेरे से मुश्किल हो जाता है उनको हैंडल करना। लेकिन ये है कि मुझे अच्छा लगता है जब आते हैं सब। और भट्ट साहब तो पूरी दुनिया का टूर करते हैं जी, तो आप भी उनके साथ जाती हैं? मैं जितना वो फिरते हैं ना, मैं इतना घूम नहीं सकती, तो मैं ज़्यादा, फिर मेरे पेरेंट्स कनाडा होते हैं, तो कुछ कज़न्स अमेरिका हैं, बस मैं इन 2 स्टेट में जाती हूँ और मैं नहीं जाती कहीं भी। भट्ट साहब माशाल्लाह जितनी रौनक में रहते हैं जी, जितनी इनके साथ तस्वीरें होती हैं ख़वातीन की, उस वक्त कैसा महसूस करती हैं? उनको पसंद है, बस जो उनके शौक़ है ना, क्योंकि उन्होंने अर्ली लाइफ अपनी काफ़ी सादगी में गुजारी है, तो अब आके मुझे लगता है कि उनको जो चीज़ों का उन्हें अच्छा लगता है ना, तो मैंने उन्हें कभी रोका नहीं है। मैं कहती हूँ ठीक है, अपनी लाइफ को एंजॉय करें। ठीक है। कैसे शौहर हैं? बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह। कंजूस हैं, शाह खर्च हैं? नहीं, कंजूस नहीं है। कभी जो भी कुछ कहा है तो तौफीक ने फ़ौरन पूरा किया। जितने वो मसरूफ़ होते हैं,
आपकी वेडिंग एनिवर्सरी, बर्थडे, बच्चों की सालगिरह याद रखते हैं या खुद याद कराना पड़ती है? नहीं, करानी पड़ती है, उनको नहीं याद रहता जी। अच्छा। इस वजह से कभी कोई लड़ाई हुई हो, कभी कोई गुस्सा आया हो? को शुरू में ज़्यादा फील होता था, अब नहीं, मैं कभी कंप्लेन करती नहीं। अच्छा, अब पक्की होगी? अब बच्चे बड़े हो गए हैं, वो सेलिब्रेट कर लेते हैं मेरी हर चीज़। अच्छा। आप जब बहू बन के आई इस घर में जी, तो आपके ज़हन में क्या तसव्वुरात थे, क्या सोचा था कि इस किस्म का ससुराल होगा? तो जैसे मैंने तसव्वुर किया था उससे कहीं ज़्यादा अच्छा, मतलब मेरी तवक्कुआत से बहुत ज़्यादा अच्छा। और अंकल को लेके जो मैंने सोचा था वो एज अ फ्रेंड सोचा था, वो भी वैसे ही निकले। और फेस्टिविटीज़ के हवाले से वो तो हैं, वो जो कंटिन्यूटी से चल रही हैं। और ही इज़ अ ग्रेट फ्रेंड, ही इज़ अ ग्रेट रोल मॉडल, एंड आई थिंक कि आप उनसे हर दिन कुछ ना कुछ सीखते हैं और आप बहुत इन्फ्लुएंस होते हैं। जब आप बार साहब के साथ जाते हैं, ट्रैवल करते हैं, चाहे वो विद इन पाकिस्तान हो या पाकिस्तान से बाहर, जो रिस्पेक्ट मिलती है बहुत ज़्यादा उनकी वजह से कहीं हमें बहुत ज़्यादा मिलती है। हम लोग हमें पहचानते ही उनसे हैं मोस्टली, तो मुझे लगता है कि उनकी वजह से बहुत ज़्यादा इज़्ज़त है और सब बहुत पसंद करते हैं उन्हें। कभी राहील से किसी बात पे झगड़ा हो जाए जी, तो किससे जिक्र करती हैं? जिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, वो झगड़ा होने से पहले पता लग जाता है और वो मसला उधर ही ऊंची आवाज़ में होता है कि नहीं, वो मुझे इतना अच्छे से जानते हैं, पहचानते हैं, फेशियल एक्सप्रेशंस को समझते हैं कि वो पहले ही सॉर्ट आउट कर देंगे। वाह। तौफीक भट्ट से मिलने के लिए शोबिज़ और अदब के रोशन सितारे उनके घर आए तो हमने भी उनसे बातचीत की। शाह जी, तौफीक भट्ट साहब कैसे दोस्त हैं? ये दोस्त ज़्यादा अच्छे हैं या सहाफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं या उस्ताद ज़्यादा अच्छे हैं? अगर सहाफ़त से हम शुरू करें तो मैं आपको बताऊं, मेरा करियर भी कुछ जर्नलिज्म से स्टार्ट हुआ था, 70 में मैंने छोड़ा था। उस दौर के जो सहाफ़ी मैंने देखे वो बड़े हम्बल होते थे, बड़े कोऑपरेटिव होते थे, सच बोलते थे, सच लिखते थे। बाद सहाफ़त की जो शक्ल हमारे सामने आई वो इंतहाई तकलीफ़ दे जिसको बोला जाता है, ब्लैकमेलिंग ज़्यादा हो गई और टॉर्चर हो गया, ये ऐसी ब्लैक। लेकिन इस सारे सिनेरियो में, इस सारे लोगों में मैंने देखा एक लंबा तिरंगा शख्स, तौफीक साहब। बुलंद कामत। हाँ, तो जितना बुलंद कामत हैं उतने बुलंद जहन और बुलंद रवैये के ये शख्स हैं। तो मैंने इनको चूज़ किया, मैंने फोकस किया इतने जर्नलिस्टों में इनको कि यार ये। फिर हमारी मुलाकातें हुई, कुछ हमारे कॉमन फ्रेंड्स थे, वहाँ मैंने इनको देखा पाया और बखुदा मुझे यही लगा कि ये उसी दौर के जर्नलिस्ट हैं, एक सच्चे, खरे और सही ख़बर बनाने वाले या ख़बर देने वाले या कॉलम लिखने वाले। फिर मैंने अक्सर देखा कि ये तो जो मैं चाहता हूँ ये तो वो कर रहे हैं, यानी लोगों से झुक के मिल रहे हैं। झुक के मिलना आज के दौर में नापायद है, सीना तान के मिलते हैं। जितना छोटा आदमी होगा उतने बड़ा सीना करके मिलेगा। तो जितने बड़े लोग होते हैं वो झुक के मिलते हैं, तो मैं बड़ा बनने की कोशिश करता हूँ झुक के मिलने। लेकिन ये तो बिल्कुल ही झुक जाते हैं, अगले को शर्मिंदा कर देते हैं। ये इतना अच्छा मिलते हैं, दूसरों से मोहब्बत देते हैं, प्यार करते हैं। तो ये एक सिलसिला करते करते एक मुकाम ऐसा भी आता है जब मेरी इनसे मुलाकात होती है एक ऐसे प्रोग्राम में जहाँ मेरी वाइफ भी थी, इनकी वाइफ भी थी, इनकी फैमिली भी थी, मेरी फैमिली भी थी। तो जिस अंदाज़ में इन्होंने मेरी फैमिली को रिस्पेक्ट दी, जिस तरह इन्होंने मिलवाया भाभी से, बच्चों से, साइमा को, मुझे वो बहुत अच्छा लगा। आई एम फ़ैन ऑफ हिम। मैं इनका इस लिहाज से फ़ैन हूँ कि मेरे कनेक्शन जो है 70 से पहले का जाके उन जर्नलिस्टों से मिलता है जहाँ मैं बसा करता था, जहाँ मैं सीख रहा था। वो मेरा वो मोमेंट जो है वो मुझे याद आता है इनको देख के। मैडम, आप आज की इस महफ़िल की मेहमान ख़ुसूसी हैं, तो मेहमान ख़ुसूसी जो होता है ना उसको सारों की सुननी पड़ती हैं। आपसे मैंने आखिर में बात करनी है। मैं मैडम सुगरा सदफ़ साहबा की तरफ आऊँगा। इतनी बड़ी माशाल्लाह आप
अदीबा भी हैं, शायरा भी हैं, बहुत ही मल्टी डायमेंशनल शख्सियत है का दावत। देखें, हर कोई तौफीक भट्ट साहब की तारीफ़ कर रहा है, इनकी खूबियाँ बयान कर रहा है। आपसे मैंने वो नहीं पूछनी, आप मुझे बताएं इनमें खामी क्या है, सबसे बड़ी खामी क्या है भट्ट साहब की? तौफीक भट्ट साहब को मैं काफ़ी अरसे से जानती हूँ और बहुत ही, एक जिस तरह शाहजी ने कहा, कोई भी बंदा तौफीक भट्ट के बारे में जब बात करेगा तो पहली बात ये ज़रूर करेगा कि ये एक खरे और सच्चे इंसान है। मैं समझती हूँ कि इस मुल्क में बड़े लोग कालम लिखते हैं, बड़े लोग अखबार में मुख्तलिफ़ तबसरे करते हैं, एनालिसिस करते रहते हैं, लेकिन तौफीक भट्ट जैसा कालम कोई नहीं लिख सकता, इसलिए कि इतना सच बोले कोई नहीं सकता। इतने गहरे दोस्त इनके हों, मैं जिनको जानती भी होंगी बाज़ औक़ात, लेकिन जहाँ इन्होंने देखा कि उन्होंने कोई गलती की, किसी के साथ ज़्यादती की, इन्होंने लिहाज नहीं करना। फिर जो जुमलों की काट होती है इनकी, एक एक जुमला मैं इनका एंजॉय करती हूँ। इसी तरह मैंने ये देखा कि अदबी दुनिया में और सकाफ़ती दुनिया में कल्चर के हवाले से अगर कोई बंदा किसी भी वजह से कोई बीमार है, कोई पसमानदगी का शिकार है, तो तौफीक भट्ट उसके लिए भी सामने आते हैं और उसके लिए आवाज़ बुलंद करते हैं, ख़ुद भी जो कुछ कर सकते हैं वो करते हैं। तो मैं समझती हूँ कि ऐसे लोगों का मुआशरे में होना बाइसे बरकत होता है, और ये बंदा ख़ुद भी बहुत ही करम याफ्ता है। तो मैं इनसे ये रिक्वेस्ट भी करती हूँ और हुक्म भी देती हूँ, सबके सामने पूरी दुनिया देख रही है, कि जितनी खूबसूरत इनकी तहरीर है, ये अपनी यादाश्तें रकम करें। उनको अफसाने में या नावल की सूरत में वो एक नई चीज़ हमारे सामने आएगी। बहुत सारा इल्म इनके पास है। आप देखें, पूरी दुनिया इन्होंने घूमी है और कभी कभी पाकिस्तान आते हैं। तो इनको चाहिए वो अपने तजर्बात लिखें और वो एक अदबी किसी पहराई में लिखें, वो एक बड़ा इनका एहसान होगा हम पे। जहाँ तक मैंने इनको देखा है थ्रू फेसबुक, शुक्रिया यहूदियों का जिन्होंने फेसबुक बना दी, तो हम उसके थ्रू एक दूसरे को जान गए। मुझे एक पॉजिटिव बंदा हमेशा लगा है, और पॉजिटिव होना एक बड़ी बात है आजकल, मजाक नहीं है, छोटी बात नहीं है। इस दुख अलम और एक मुसीबत के दौर में भी कोई इंसान चंद लम्हे निशात के चुन ले, मौसीकी की महफिल सजा ले, नाच ले, अच्छे अच्छे लोगों को बुला ले, तो इसका मतलब है कि अभी उम्मीद बाकी है ज़िंदा रहने की। तो ये बहुत लोगों में नहीं रहता। अब हम जैसे लोग मुरझा भी जाते हैं, डर भी जाते हैं, परेशान भी हो जाते हैं कि क्या हो रहा है, कोई मर रहा है, कोई कुछ हो रहा है, लेकिन स्टिल ही इज़ ट्राइंग टू लिव अ पॉजिटिव लाइफ। माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत महफिल है और बहुत बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं, और मैं तो आज फ़र्स्ट टाइम तौफीक भट्ट साहब से मिली हूँ, और इनकी इतनी मोहब्बत से मुझे गेट से लेके अंदर तक लाना मुझे इतना अच्छा लगा। तो आगे फिर मोहसिन भट्ट साहब ने मुझे जितना वेलकम किया, मैं आप लोगों की बेहद मशकूर हूँ। बहुत अच्छा लगा। मेरी खुशनसीबी है कि मैं आप जैसे लोगों में बैठी हुई हूँ, और मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझती हूँ। बहुत शुक्रिया मैडम जी। और मेरे तो ये भाइयों की तरह हैं, और मुझे इन्होंने बहन कहा, और मुझे बड़ी खुशी होती है कि जब ये मुझे बाजी करके बुलाते हैं। तो आज हमने आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाना है जी, और हमने आपसे भी कुछ सुनना है, और फिर आपको और भट्ट साहब को इकट्ठे हमने आप दोनों का गाना भी सुनना है। तू मेरी जिंदगी है, तू मेरी हर खुशी है, तू ही प्यार, तू ही चाहत, तू ही बंदगी है, तू मेरी जिंदगी है। वाह 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 वाह। जब तक न देखूं तुझे जी, सूरज न निकले, जब तक न देखूं तुझे सूरज न निकले, जुल्फों के साए साए महताब उभरे। वाह वाह। मेरे दिल में तू ही तू है, तेरी रोशनी है, तू मेरी जिंदगी है। वाह वाह वाह। तेरे लबों पे मेरे नगमे मिलेंगे, तेरे लबों पे
नगमे मिलेंगे, आँखों में साथी तेरे जलवे मिलेंगे। तू ही दिल का होश साथी, तू ही बेखुदी है, तू मेरी जिंदगी। वाह 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 वाह, आहा। वे सब तो सोने जो भट्ट साहब के लिए गाया गया जी। अच्छा, वो भी हो ना। तो सोनिया हाय वे मन मोनिया, आहा। वे सब तो सोनिया हाय वे मन मोनिया, मैं तेरी हो गई, प्यार विच खो गई, वे सब तो सोनिया हाय वे मन मोनिया। वाह वाह। तेरे वल वेख के चन भी शर्मावे, वे डिग डिग पैंदे तारे वे डिग डिग पैंदे तारे वे। खोल दे बुलियाँ ना रख ढक के, वे हासे प्यारे प्यारे वे हासे प्यारे प्यारे वे होर शर्माना तू। जी मैडम जी, मेरी बड़ी जुर्रत हो गई, मैंने आपके सामने शादी, लेकिन महफिल का तकाजा ही। ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੋਲ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ। मैं तेरी हो गई, प्यार विच खो गई, वे सब तो सोनिया हाय वे मन मोनिया। मैं क्या गल सुन जा हो, मैं क्या गल सुन जा हो, गल सुन जा, गल ऐसे के मैनू गल एक वेखे, नहीं नहीं कुछ नहीं जा जा हो, मैं क्या गल सुन जा, ठहर जावे ठहर जा, एडी केड़ी काली है, कई नहीं गल जेड़ी कहनी तेनू हाली है। गल वेखे मनु तेरे नाल, नहीं नहीं कुछ नहीं जा जा, ओ मैं क्या गल सुन जा। पोती की मुबारकबाद देने के लिए यासिर शामी की रक्स करते हुए अचानक एंट्री ने महफिल को 4 चांद लगा दिए। यासिर भाई, ये क्या है? ये क्या एक्टिविटी है? भट्ट साहब के बारे में ना एक छोटी सी बात है, मैं ये बताना चाहता हूँ। भट्ट साहब का जो एक विजन है ना, जो वजदान है, उसमें ये कहते हैं कि यार लड़का घर पैदा हो तो हमारे अंदरून शहर का कल्चर है कि लोग ख्वाजा सराओं को लेकर आते थे, वो घुंघरू बांध कर नाचते थे, लेकिन लड़की की दफ़ा ऐसा नहीं होता। लेकिन मैं अपने यकीन से कह सकता हूँ कि भट्ट साहब को जो अल्लाह ताला ने इनके बेटे को बेटी दी है, जो इनके घर में बेटी पैदा हुई है, इनको उसकी खुशी बेटे से ज़्यादा है। भट्ट साहब ऐसा है या नहीं? तो ये मैं ये चाहता हूँ कि जिस तरह इनको बेटे से ज़्यादा खुशी है उसकी, तो इसलिए फिर मैं ये अपने हमनवा जाहिद कशिश, अब्दुल रज़िया, इन सबको मैं लेकर आया हूँ। और आपने भट्ट साहब के शुमाली इलाका जहाँ हिलते हुए देखे हैं गानों पर, यकीन करें इनके अंदर से रूह तरफती है। ये देखिए, आपको ये डांस करके दिखाएंगे। भट्ट साहब, ये आप पोती की खुशी में आप ये कर रहे हैं। लोग पोतों की खुशी में करते हैं, पोतों की खुशी में। वे सोने दे कंगना सोदाई को जा, दिल देना ते दिल मंगना, वे सोदाई को जा, मैं नहीं हो तकना वे तेनू अद्दा बुआ टोके, तकना है तेनू
करो तेरे प्यार च तन मन रंगना सौदा हो गया दिल देना ते दिल मंगना वे सौदा हो गया मंगना वे सौदा ते सब तो सोने हाय मन मोहनिया वे सब तो सोने हरम साहब हाय मन मोहनिया मेरी हो गई प्यार विच खो गई वे सब तो सोनिया हाय मन मोहनिया। भट्ट साहब थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो ये जरा भट्ट साहब से हमारी मोहब्बत जो है ना जरा डिफरेंट है। पुरतकल्लुफ़ अंदाज में हमारी खातर तवाज़ो की। सब आपका हमारे पाकिस्तान के बड़े नामवर जो शोरा हैं, अदीब हैं, आर्टिस्ट हैं, उनके साथ भी आपका बहुत सा टाइम गुजरा, आपने बहुत सारे इकट्ठे सफ़र भी किए। मुनीर नियाज़ी साहब के साथ कैसी यादें हैं, कुछ एक दो वाक़या? एक बार अहमद नदीम कासमी साहब जो हैं उनका ग्रुप, मुनीर नियाज़ी साहब की और अहमद नदीम कासमी साहब की आपस में थोड़ी लगना शुरू हो गई, तो एक मुशायरा हुआ जिसमें कासमी साहब के साथियों ने ये फ़ैसला किया कि मुनीर नियाज़ी साहब जब कलाम पढ़ने के लिए आएंगे तो उन्हें बिल्कुल दाद नहीं दी जाएगी। तो वहाँ मुशायरे के जो सामीन थे या हाज़रीन थे उनमें कासमी साहब के चाहने वालों की तादाद ज़्यादा थी। तो जब मुनीर नियाज़ी साहब आए और उन्होंने अपना कलाम पढ़ना शुरू किया, गम की बारिश ने भी तेरे नक्श को धोया नहीं, तुमने मुझको खो दिया है मैंने तुमको खोया नहीं, जुर्म आदम ने किया और नस्ल। पहला जब शेर सुनाया, अब हॉल में एक खामोशी है। हम इतना बड़ा शेर, मुनीर नियाज़ी इतने बड़े शायर, और वो शेर सुनाए, हॉल बिल्कुल चुप है, चूँकि वो एक प्लानिंग थी कि भाई इन्हें दाद नहीं देनी। अब उन्होंने दूसरा शेर सुनाया, हाल में तब भी सुनाटा, कोई उन्हें दाद नहीं दी। वो उठ खड़े हुए, कहने लगे, ख़ातिनो हज़रात मुझे इजाज़त दीजिए, मेरे बाकी शेर भी इसी तरह के हैं। इनके आपने हाँ या ना में आपने जवाब देना है। जी मेरी तरफ से हाँ है, हाँ है, हाँ है। देख लें अब सवाल जी, आप स्वीपिंग स्टेटमेंट ना दें, हो सकता है सवालों में आप बाद में अपनी बात से फिर जाए। आप हुक्म करें, हुक्म करें। आपके कॉलम से साहिल समंदर की रंगीन तस्वीरें ज़्यादा पसंद की जाती हैं। हाँ। आप सहाफ़ी से ज़्यादा बतौर उस्ताद अच्छे हैं। मैं तालिब इल्म ज़्यादा अच्छा हूँ। तहज़ीब आफ़ी मौजूदा दौर का बड़ा अजीम शायर है, हाँ या ना? हाँ, लोग उन्हें पसंद करते हैं। वसी शाह शायर से ज़्यादा अच्छे टीवी मेज़बान है, हाँ या ना? शायर ज़्यादा अच्छे हैं। पाकिस्तान में अच्छे सहाफ़ियों का फुकदान है, हाँ या ना? 100% है। मरियम नवाज शहबाज शरीफ से ज़्यादा मुफाहमत पसंद है, हाँ या ना? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। पाकिस्तान की तबाही की असल वजह ब्यूरोक्रेसी है, हाँ या ना? 100% है। पाकिस्तानी पुलिस का कल्चर तब्दील हो रहा है, हाँ या ना? बिल्कुल नहीं हो रहा। नासिर मदनी यासिर शामी से ज़्यादा बड़े यूट्यूबर हैं? दोनों बहुत अच्छे लगते हैं मुझे। भट्ट साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपके साथ सारा आपका शुक्रिया, बहुत बहुत अच्छा लगा मुझे।